मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वेव्स, हीट और ऑप्टिक्स का कुछ हमने पोर्शन कर लिया था, कुछ हमारा रह गया था। देखो ऑप्टिक्स का चैप्टर बहुत लंबा है और ऑप्टिक्स में दिक्कत क्या है कि क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो ये हम ऐसा नहीं था कि कोई टॉपिक छोड़ दें और डिफिकल्ट टॉपिक है, तो ये हमें प्रॉपरली कंप्लीट करना था। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं सैटरडे को, बाकी जो बचा हुआ ऑप्टिक्स का पार्ट है वो हम आज कंप्लीट कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम सिर्फ ऑप्टिक्स ही कंप्लीट करेंगे, बहुत लंबा चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का वो है मिरर से रिलेटेड। शीशा जो आप शक्ल देखते हो, ठीक है, जो नॉर्मली हम शीशा देखते हैं जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं वो होता है प्लेन मिरर। मिरर दो टाइप के होते हैं, एक प्लेन होता है और एक स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स हम बाद में पढ़ेंगे। जो हम नॉर्मल शीशा अपनी शक्ल देखने के लिए यूज करते हैं दैट इज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की बात कर लेते हैं, कैसे बनता है ये सबसे पहले ये देख लेते हैं। कोई भी आप ग्लास स्लैब लिया आपने, स्ट्रेट ग्लास स्लैब होती है जो आपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे, ग्लास स्लैब वाले। शीशे का ये एक स्लैब होता है, इसकी एक आपने स्ट्रिप काट ली पतली सी और उस स्ट्रिप को एक साइड से आपने ब्लैक पेंट कर दिया या कोई भी डार्क कलर पेंट कर दिया, रेड या ब्लैक कुछ भी पेंट कर दिया, सो दैट जब यहाँ पे लाइट पड़ रही है तो वो इसके अंदर से पास नहीं हो रही, जैसे कि ग्लास स्लैब में होता है। यहाँ पे जब आपने एक सरफेस पेंट कर दी तो लाइट जब पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि वो वापस मुड़ेगी। इसको आपने ट्रांसपेरेंट से ओपेक बना दिया है पेंट करके। तो यही प्लेन मिरर में भी यही होता है कि लाइट आ रही है और वो रिफ्लेक्ट कर रही है। अब प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है, देखो ये है प्लेन मिरर, यहां से रेज आ रही हैं, यानी कि आपके रूम पे ट्यूबलाइट है या सूरज की रोशनी में अगर आप देख रहे हैं तो बहुत दूर से सूरज की अगर हम एग्जांपल लेके चलें तो किरणें आ रही हैं और वो यहाँ पे पड़ रही हैं। या मान के चलो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके एक यहाँ पे आ रही है और दूसरी यहाँ आ रही है। अब जब प्लेन मिरर में क्या होता है ना, आप खुद सोचो ये स्ट्रेट है तो क्या असली में कहीं कन्वर्ज हो सकती हैं? ये हमेशा डाइवर्ज करती हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद। प्लेन मिरर में जब भी लाइट पड़ती है तो रेज जो है डाइवर्ज होती हैं। बट हमारी जो आंख है, हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये आंख है, सॉरी ये आंख है, हम जो देख रहे हैं हमारे आईज में, मैंने बोला था कि ये मैकेनिज्म नहीं है कि हम डाइवर्जिंग लाइट को कहीं पे अपने आप से समझ सकें कि कैसे इमेज बन रही है। तो हमारी जो आई है वो एज्यूम करती है कि ये जो लाइट है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट कहीं से यहाँ से आ रही होगी। अब ऐसा नहीं है कि मिरर के पीछे असली में कहीं मीट कर रही है और हमें दिखती नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारी आईज जो हैं वो ये अज्यूम करती हैं, उसमें ये एक फीचर डाल रखा है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई ये समझ में नहीं आता, तो हमारी आई अज्यूम करती है कि ये स्ट्रेट लाइन से ही आ रही है, इसलिए हम स्ट्रेट उसको पीछे एक्सटेंड कर देते हैं, हमें यहाँ पे बनती इमेज बनती दिखाई देती है। तो प्लेन मिरर क्योंकि स्ट्रेट है, कोई भी लाइट उस पर पड़ती है तो वो डाइवर्ज कर जाती है, इसलिए इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एक इंसान है, उसका सिर ऊपर है, तो जो इमेज बन रही है वहाँ पे भी उसका सिर ऊपर होगा, सीधी बनती है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सेम साइज की बनती है। अगर यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर की डॉल है तो इमेज में भी मेरे को 5 सेंटीमीटर की ही दिखेगी, इमेज में भी उसका साइज उतना ही होगा। अगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है वहाँ पे छोटी हो गई 1 सेंटीमीटर की हो गई, साइज सेम रहता है और सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है और वर्चुअल बनती है। इट अपीयर्स, एक्चुअली में रेज कहीं मीट नहीं कर रही हैं। क्लियर है? फिर है एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेटरली इन्वर्टेड। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि मान लीजिए कि ये है, ये मैं हूँ और ये है मेरी इमेज, बीच में मिरर है। तो मिरर में अगर जब आप देखते हो तो आपकी लेफ्ट साइड आपको लेफ्ट साइड में दिखती है और राइट साइड जो है आपको राइट साइड में दिख रही है। बट
लेटरली इन्वर्टेड है ये एक्चुअली में। मतलब क्या है कि जब मैंने अपने आप को असली में देखा तो मैंने देखा कि लेफ्ट में मेरा अंगूठा है और राइट में मेरी ये वाली उंगली है, छोटी उंगली। बट वही चीज जब मैं यहाँ पे अपनी इमेज देख रही हूँ तो जो मेरे को लेफ्ट में अंगूठा दिख रहा था वो अब मेरे को राइट में दिख रहा है, और जो राइट में मेरे को उंगली दिख रही थी वो अब मेरे को देखने पे लेफ्ट में दिख रही है। तो बेसिकली लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। इसलिए हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं कि इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल मतलब सामने से, ऐसे ऐसे इन्वर्ट नहीं हो रही है, ऐसे तो इरेक्ट है, वैसे तो सीधी है, इरेक्ट हो रही है लेफ्ट टू राइट ऐसे। तो लेटरली इन्वर्टेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। ये थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हम चलते हैं स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है? आप गाड़ी में जाते हो, आपका जो रियर व्यू का मिरर होता है जहाँ से आप पीछे का ट्रैफिक देखते हो वो एक तरह का स्फेरिकल मिरर है, वो प्लेन मिरर नहीं है। जो अंदर गाड़ी में लगा हुआ मिरर वो भी स्फेरिकल मिरर है। जो टॉर्च में लगी होती है मिरर अंदर, टॉर्च आपने देखा होगा ऐसे होता है, यहाँ पे बल्ब होता है और ऐसा टॉर्च होता है कुछ, राइट। अंदर आपने देखा होगा यहाँ पे मिरर्स लगे होते हैं, तो वो भी एक स्फेरिकल मिरर होता है, वो प्लेन मिरर नहीं होते। तो प्लेन मिरर जनरली हम अपनी शक्ल देखने के लिए यूज करते हैं बिकॉज वहाँ पे साइज जो है इमेज का साइज सेम होता है, सीधी बनती है, इसलिए उसको हम अपनी शक्ल देखने के लिए यूज करते हैं। और शोरूम्स में, कपड़ों की दुकानों पे भी वही मिरर लगा होता है ताकि हम अपनी साइज देख सकें प्रॉपर, जैसे हम हैं वैसे ही वो दिखती है चीज़। बट स्फेरिकल मिरर की यूजेज अलग है, यूजेज हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर है क्या। देखो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, अब ध्यान से सुनना। एक होता है कन्वेक्स मिरर, एक होता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है? देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, केव और वैक्स का ही फर्क क्या है? केव मतलब क्या होता है? आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, केव होती हैं गुफाएं, आदि मानव रहते थे गुफाओं में। गुफा कैसी होती है? गुफा पत्थर के अंदर, गुफा पत्थर के अंदर एक खोद, पत्थर को काट के बनी होती है, राइट। अंदर एक ये पत्थर है, पत्थर के अंदर एक गड्ढा टाइप कह लो खुदा हुआ होता है और उसके अंदर आदि मानव रहते थे। बस वही केव यहाँ पे है। यहाँ पे आप ऐसे एक केव ड्रॉ करोगे जिसके अंदर लाइट रहेगी, पहले आदि मानव रह रहे थे, अब यहाँ पे लाइट जाएगी। तो ये हो गया कॉनकेव, केव बन रही है एक और केव के अंदर लाइट जाएगी। पीछे वाला जो पार्ट है वो हमने पेंट करके बंद कर दिया है, यहीं से लाइट आ रही है और केव के अंदर जा रही है। इसका बिल्कुल ऑपोजिट है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में क्या है? ऐसे इसको उल्टा कर दिया और लाइट ऐसे आ रही है, अंदर वाला पार्ट हमने ब्लैक कर दिया या कलर कर दिया। तो फिर से देखते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स। जब मैं बोल रही हूं तो मैं क्या बोल रही हूं? ये है केव, केव है, लाइट आती है, पीछे से बंद है। इसको उल्टा कर देते हैं तो कॉन्वेक्स आ जाएगा, लाइट फिर अभी भी यहीं से आ रही है, अब हमने यहाँ पे काला कर दिया है और यहाँ पे ये सरफेस पे गिर रही है, ठीक है। केव याद रखना, केव का उल्टा कर देना कॉन्वेक्स में। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इसको रटने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझते हैं कि देखो स्फेरिकल मिरर है तो वो जिस चीज से बना है, उसके पहले जो ग्लास स्लैब थी, प्लेन मिरर में हमने ग्लास स्लैब यूज करी थी, यहाँ पे स्फीयर यूज कर रहे हैं, हॉलो स्फीयर है, ठीक है। एक गेंद है जो कि अंदर से हॉलो है, उसको हम काट के बनाते हैं। उसको जब हम काटते हैं, यहां से हमने काट दिया, यहाँ पे एक कर्व आया, यहाँ पे एक कर्व आया। जब उस कर्व को हमने यहां से पेंट किया तो वो कॉनकेव बन गया, क्योंकि लाइट यहां से आ रही है, केव वाले पार्ट पे लाइट फॉल कर रही है, बाहर वाला पार्ट हमने कलर कर दिया। जब उसको हमने अंदर से कलर कर दिया और उभरा हुआ पार्ट उस पे लाइट फॉल कर रही है, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर।
ठीक है, क्लियर है। अब इसमें टर्म्स देख लो, जो हमने स्फीयर यूज किया था जिसमें से हमारा ये बन के आया है मिरर, उसके सेंटर को बोलते हैं, उसका जो सर्कल था उसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उस सर्कल का जो रेडियस है, जो सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस है, वो है रेडियस। और ये जो पॉइंट है P, सेंटर से कोई भी पॉइंट पे हम स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे जो हम पॉइंट जोड़ कर रहे हैं वो है P, और उसको बोलते हैं पोल। ठीक है, अब ये आगे काम आएंगी ये टर्म्स जब हम देखेंगे कि मिरर में इमेज कैसे बन रही है स्फेरिकल मिरर्स में। तो ये दो टर्म्स और हैं, हम समझ लेते हैं। यहां से हमने पेंट की, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, केव बनी है, रेज केव के अंदर जा रही हैं। जब इन्फिनिटी से बहुत दूर से सूरज से किरणें आ रही हैं, और वो जब भी बहुत दूर से जब किरणें आती हैं तो वो ऐसी दिखती हैं कि वो पैरेलल आ रही हैं, क्योंकि बहुत दूर से आ रही हैं, पैरेलल होती हैं, इन्फिनिटी से आ रही हैं। वो जब फॉल करती हैं मिरर के सरफेस पे, तो वो जिस पॉइंट पे मीट करती हैं, सारी एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं, ऐसे ऐसे। इवन यहाँ पे भी जो फॉल कर रही है, यहाँ से आके वो एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं। उस पॉइंट को कहते हैं फोकस, और उस पॉइंट का जो पोल से डिस्टेंस है उसको कहते हैं फोकल लेंथ। ये है लेंथ, ये है पॉइंट। ये चीजें क्लियर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में कैसी कैसी इमेजेस बनती हैं। देखो, एक बात आप समझ लो ये पॉइंट्स पे जाने से पहले, कि कॉनकेव मिरर है, लाइट आती है, यहां से रिफ्लेक्ट करके वो कन्वर्ज कर रही है, राइट? वो डाइवर्ज नहीं कर रही, वो एक पॉइंट पे मिलती हैं। तो जब असली में वो मिल रही हैं तो मोस्टली जो इमेजेस बनेंगी वो रियल बनती हैं। तो 6 केसेस है यहाँ पे, 6 में से 5 में रियल इमेज बनती है, और एक ही केस होता है जहां पे वर्चुअल बनती है, उसका भी हम केस देखेंगे। बट याद रखो कि जब कॉनकेव मिरर है, पैरेलल लाइंस आ रही हैं और एक्चुअली में वो मीट करती हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, फोकस पे, हमने अभी देखा था इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस पे कन्वर्ज हो रही हैं, असली में मीट कर रही हैं, तो रियल 6 में से 5 केस में रियल में बनेगी। अब हम देख लेते हैं। एक तो केस हमने देख लिया कि इन्फिनिटी से आती है तो फोकस पे मीट करती है, रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, यानी बंदा अगर ऐसे खड़ा था तो उसकी इमेज जो बनती है, तो उसकी जो इमेज बनती है वो ऐसी बन रही है, उल्टी, और रियल बन रही है इन्फिनिटी से फोकस पे आ रही है तो बहुत छोटी बनेगी। इन्फिनिटी पे सूरज तो बहुत बड़ा है, सूरज की जो फोटो बनेगी वो इतनी सी बनेगी। इसी का उल्टा केस है यहाँ पे, यहाँ पे। दिस इज फर्स्ट, दिस इज फिफ्थ केस, कि अगर फोकस पे मैंने कोई चीज रखी है तो उसकी जो इमेज बन रही है वो बन रही है इन्फिनिटी पे, एंड वो भी रियल और इन्वर्टेड है। क्लियर है? इन्फिनिटी से आ रही तो फोकस पे बन रही है, फोकस पे रखा हुआ है तो इन्फिनिटी पे बन रही है। फिर है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी। अब हम इन्फिनिटी से धीरे धीरे पास लेके आते हैं। देखो, अगर इन्फिनिटी से आ रही थी तो फोकस पे बन रही थी, अगर इन्फिनिटी से आ रही थी तो फोकस पे बन रही थी। अब मैं इन्फिनिटी से थोड़ा सा पास में लेके आती हूँ। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो ओरिजिनल सर्कल जिससे ये मिरर बना था उसका सेंटर है। थोड़ा सा मैं पास लेके आती हूँ इन्फिनिटी से, कि मान लो यहां पे ले आई मैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर है, बट इतना भी दूर नहीं है, थोड़ा सा पास है। तो जैसे जैसे मैं पास लेके आ रही हूँ, हम केस देखते हैं कि फिर बनेगी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है फोकस। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, ये जो इमेज है ये यहां से दूर जाएगी। इमेज अब बनेगी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। क्लियर है? इसी का उल्टा देख लो। अब ये सेकंड केस है, सेकंड और फोर्थ केस सेम है, कि अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर हमने यहां ऑब्जेक्ट रखा है
तो इमेज बनेगी यहाँ पे, रियल और इन्वर्टेड बनेगी तो ऐसी बनेगी। बट रेसिप्रोकल है दोनों का, कि अगर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट था तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बन रही थी। उसी के उल्टा है कि अगर इमेज हमने इन एफ और सी के बीच में रखा है तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज हमारी इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनेगी। तो ये इजी है याद रखना। 4 केस हमारे ऐसे हो जाते हैं। 5वां केस है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर चीज रखी है, धीरे धीरे हम पास लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से देखा, फिर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे देखा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हमने रखी है ऑब्जेक्ट तो वहीं पे बनेगी इमेज, और रियल बनेगी, असली में मीट कर रही होंगी लाइंस ऐसे ऐसे। ये सी है, ये एफ है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो रेज ऐसे जा रही हैं, यहाँ पे इमेज बनती है, ठीक है, और इन्वर्टेड बनेगी और इसी पॉइंट पे बनेगी। ये क्लियर है। 5 केस हो गए। अब एक केस है जहाँ वर्चुअल बनती है। यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे लेके जा रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ में था तो हमने देखा था कि सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। एफ से भी आगे मैंने अगर ऑब्जेक्ट रख दिया, एफ से भी आगे मिरर के पास रख दिया, फोकस से भी आगे, तो जो रेज है वो डाइवर्ज कर जाती हैं। जब भी रेज डाइवर्ज करेंगी तो वो असली में मीट तो नहीं कर रही हैं, तो हमारी आंख ऐसे इमेजिन करेगी कि शायद वो कहीं मीट कर रही हैं, बिकॉज हमारी आंख को समझ में आता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो ये डाइवर्ज कर जाती हैं। डाइवर्ज करेंगी तो हमारी आई पीछे बनाएगी इमेज। फोकस के अंदर जब मैं ऑब्जेक्ट रखती हूँ पास मिरर के तो हमेशा वर्चुअल बनेगी और इरेक्टेड बनेगी और बड़ी होगी, ठीक है। बहुत पास ले जाओगे तो इमेज बड़ी बनेगी बट वर्चुअल बनेगी। ये केस आपने याद रखना है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। अब हम बताते हैं कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर क्या था? कन्वेक्स, कॉनकेव का उल्टा, मतलब केव हमें नहीं बनानी है। अब यहां पे तुम देखो उभरा हुआ सरफेस है, यहां पे वो फॉल करती है और साइड में निकल जाती है इन्फिनिटी से। कॉनकेव में क्या था? क्योंकि केव थी तो वो अंदर को घुसाती थी रेस को, ठीक है। बट यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे वो डाइवर्ज कर रही है रेस को, क्योंकि उभरी हुई सरफेस है, ऐसे है, कॉन्वेक्स है, तो यहाँ पे असली में कभी मीट नहीं करेंगी। तो जब भी कन्वेक्स मिरर की बात होती है तो यू विल ऑलवेज से दैट इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधी बनती है बट वर्चुअल बनती है। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड वर्ड आता है, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट वर्ड आएगा, ठीक है। इरेक्ट मतलब अगेन ऐसे है तो ऐसे ही इमेज बनती है। दोनों केसेस में ये है। इन्फिनिटी पे दो ही केस है, इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनती है, और कहीं भी इन्फिनिटी के अलावा अगर कहीं भी है तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब ये स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर का तो हमें यूज समझ में आ गया था कि अपनी शक्ल देखने के लिए, बिकॉज हमें उतना ही लेंथ और साइज में, अगर हम कपड़े ट्राई कर रहे हैं किसी कपड़े की दुकान पे तो वहां जो मिरर लगा होगा प्लेन लगा होगा। प्लेन की खासियत ये है कि उसी साइज की बनती है, सीधी बनती है, तो हमें कपड़े सही में समझ आते हैं कि ऐसे हमने कपड़े पहने हुए हैं। बट स्फेरिकल मिरर में कभी रियल बन रही है, कभी वर्चुअल बन रही है, साइज वेरी कर रहा है, तो वो हमारा कहीं और यूज होती है। ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होगा? जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो जो हमारा रियर व्यू मिरर है, हमें उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीछे का व्यू मिले, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक सारा मिले, सिर्फ एक व्हीकल ना दिखे, पूरे का पूरा व्हीकल दिखे सारे। तो हमें चाहिए कि उस छोटे से मिरर में सारे का सारा व्यू आ जाए, राइट। इसलिए हम वहां पे यूज कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है डाइवर्ज होती हैं। जब ये डाइवर्ज होती हैं तो जो वर्चुअल जो इमेज है उसमें जितनी भी डाइवर्ज हुई हैं, सारे का सारा व्यू ये यहां से स्ट्राइक करके डाइवर्ज हुई,
तो जितनी भी डाइवर्ज हुई बहुत बड़े व्यू को यहाँ पे वर्चुअल लेवल पे कॉन्सेंट्रेट होती है, यहाँ पे इट अपीयर्स टू कॉन्सेंट्रेट। और इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, क्योंकि वो पूरे का पूरा व्यू दिखाता है, ठीक है, पूरे का पूरा व्यू दिखाता है बहुत ही छोटी से एरिया में। यहाँ पे छोटे से एरिया में पूरे के पूरे जो डाइवर्ज हुई वर्चुअली मीट कर रही है छोटे से एरिया में, तो यहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं। क्लियर है? फिर आता है रिफ्लेक्शन लैंप्स। देखो जब आप कहीं भी किसी भी होटल में जाते हो या कई पहाड़ी एरिया में भी जहाँ पे बहुत शार्प टर्न होता है, तो वहाँ पे ना एक ऐसे मिरर्स लगे होते हैं, मोड़ पे लगे होते हैं, और ये ऐसे बल्जिंग से होते हैं, जैसे कॉन्वेक्स मिरर होता है ऐसे ये भी बल्ज्ड आउट होते हैं, बाहर को होते हैं, बाहर को निकले होते हैं। इसका भी पर्पस यही है कि आप जब उस मोड़ पे आए, आपको नहीं पता सामने से उस मोड़ से राइट एंगल पे कौन आ रहा है, तो वो मिरर ऐसे सेट होते हैं कि आपको उस एंगल पे, उस राइट एंगल पे जो मोड़ है उधर पे सारा व्यू दिखता है, आपको पूरे का पूरा व्यू दिखता है। अगर मैं ऐसे जा रही हूँ कि उधर से कौन आ रहा है, कितनी गाड़ियां आ रही हैं, साइड में खड्डा है, पेड़ है, क्या है। तो अगेन ये भी यही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया कवर हो, यही मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया कवर हो। यहाँ पे लाइट पड़ती है, डाइवर्ज होती है, और फिर वो वर्चुअली हमें मीट करती हुई दिखती हैं एक छोटे से एरिया में, बहुत बड़ी एरिया का व्यू कॉन्सेंट्रेट होके आता है। ये क्लियर है? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव केव बनानी है हमने, ये कॉन्सेप्ट है कि ये कॉन्सेप्ट होता है टॉर्च में यूज, क्योंकि टॉर्च में क्या है, हमने जो लाइट है वो फोकस रखनी है, ज्यादा से ज्यादा कवर करने का मतलब नहीं है, हमें एक फोकस्ड लाइट चाहिए कि इन्फिनिटी से जब लाइट आए तो एक ही पॉइंट पे फोकस हो जाए। इसलिए टॉर्च में सर्च करने में, देखो सर्च लाइट जो होती है, जब रात को हम अंधेरे में निकलते हैं तो हमें लाइट एक पॉइंट पे फोकस करनी है, हमें वो फैलानी नहीं है। इसलिए हमें कॉनकेव मिरर चाहिए जो कि इन्फिनिटी से आती हुई लाइट को एक रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे सारी फोकस करता है। तो कोई भी चीज़ जो हमें देखनी है वो यहाँ पे इमेज बन जाएगी उसकी, और कॉन्सेंट्रेटेड सारी लाइट होती है। इसलिए हम व्हीकल्स की हेडलाइट में, सर्च करने में, टॉर्च में, जहाँ हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखे और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे हमारा फोकस है, वहाँ पे हम कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो लेंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कॉनकेव लेंस, अब मिरर का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। लेंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस, अगेन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केव की। आप ऐसे ड्रॉ करोगे केव, उसी को ऐसे बना दोगे, यही चीज दोबारा ऐसे बना दोगे फ्लिप करके, तो ये आ जाएगा आपका कॉनकेव लेंस। और कॉन्वेक्स, वही बल्ज्ड आउट, कॉनकेव का उल्टा। तो पहले आपने बल्ज्ड एरिया बनाया, उसी को हमने यहाँ पे बना दिया फ्लिप करके, तो ये आपका आ गया कॉन्वेक्स लेंस। कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्वेक्स में बल्ज्ड आउट होगा, कॉनकेव में केव खुदी होगी, गुफा खुदी होगी। तो ये ऐसे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक बार बना के देख लेना। तो ये दो टाइप के हम लेंस स्टडी करेंगे। इसमें क्या है, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, इसमें फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस क्या होता है, वो सब मिरर से ही काफ़ी सिमिलर है। थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, वेक्स है, बल्जिंग है, तो इसमें जो आप ऐसे और ऐसे जब डिवाइड करोगे, सिमेट्रिकल बनाओगे, तो सिमेट्रिकल जो पॉइंट आता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और ये जो एक्सिस है जो सेंटर में से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बना रही है इससे, सरफेस से, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस अगेन मैंने बताया था कि जब सारी इन्फिनिटी से मिरर रेज आ रही हैं, जिस पॉइंट पे वो मीट करती हैं, सारी कॉन्सेंट्रेट होकर सब एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं, और जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उसको बोलते हैं फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। काफ़ी सिमिलर टर्म्स है, थोड़ा बहुत ही चेंज है। क्लियर है? अब
आपका जो आप स्पेक्स पहनते हो उसकी पावर होती है जनरली 1 या 2 या 3, जिसका ज़्यादा नंबर होता है, नंबर जो बोलते हैं कि 4 नंबर है, 5 नंबर है, वो बेसिकली पावर है, आपके लेंस की पावर होती है, कितना स्ट्रॉन्ग लेंस है, कितना डेंस लेंस है। वो जो पावर है वो कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो हमने यहाँ देखी है, ये जो डिस्टेंस होता है, कितनी डिस्टेंस पे वो कॉन्सेंट्रेट करेगी। जब हम किसी चीज़ को, यहाँ मेरी आंख है, इन्फिनिटी से जो आ रही है, किस डिस्टेंस पे वो फोकस करती है, उस फोकस लेंथ, जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होगी, जितनी दूर वो करेगी उतनी कम पावर है, जितनी कम डिस्टेंस होगा, जितनी ज़्यादा वो उसको बेंड कर देगी उतनी ज़्यादा पावर होगी। अब अगर ये बेंड ही नहीं कर रही, यहाँ पे आके बहुत दूर मीट कर रही है, तो पावर कम है। अगर ये बिल्कुल ही इसने बेंड कर दी, नंबर बहुत ज़्यादा है, पावर बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा बेंड करेगी, तो फोकल लेंथ उतनी कम होगी। जितनी ज़्यादा पावर उतनी कम फोकल लेंथ, ठीक है। तो 1/f होता है, f यहाँ पे हम लेते हैं मीटर में। तो अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है, 3 सेंटीमीटर है, तो उसको आप जब यहाँ फॉर्मूले में डालोगे तो 0.03 लोगे। और पावर की जो यूनिट है, जो हम नंबर लेते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, उसकी एक यूनिट होती है, वो यूनिट है डायोप्टर्स। हम बोलते नहीं यहाँ भाषा में, बट एक्चुअली में जो 4 नंबर है वो 4 डायोप्टर है। और मान लो बहुत सारे मैंने 10 लेंस इकट्ठे रख दिए, तो उसकी हम क्यूमुलेटिव इकट्ठी पावर निकालनी है, कॉम्बिनेशन में पावर निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो सारी जो पावर है वो सिंपली ऐड हो जाएगी। P जो कंबाइन पावर है, P विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 P2 क्या है, इंडिविजुअल इन लेंसेज की जो पावर है कॉम्बिनेशन में निकालनी है, वो ऐड हो जाएगी। दैट मीन्स P इज इक्वल टू 1/f1। अगर आपको फोकल लेंथ दे रखी है हर एक लेंस की इंडिविजुअली, तो वो ऐसे ऐड हो जाएगी, ठीक है। पावर इज इक्वल टू P1 P2, और उसको फिर हम फॉर्मूला डालेंगे 1/f1 f2। तो ऐसे हम इंडिविजुअल, हमें लेंस की अगर फोकल लेंथ पता है तो हम कॉम्बिनेशन में जो पावर बनती है वो निकाल पाएंगे, ईजी है। अब कॉन्वेक्स लेंस, वैक्स बल्जिंग, ये है, इसमें कैसी इमेज बन रही है, अगेन क्योंकि इसमें कॉन्वेक्स है, जब रे इन्फिनिटी से आ रही है तो एक पॉइंट पे असली में वो मीट कर रही हैं, तो असली में मीट कर रही है जब, तो रियल बनती है इमेज। तो इसमें भी अगेन 6 में से 5 केस में रियल बनेगी, एक एक्सेप्शनल केस होता है जहां वो वर्चुअल बनती है। उसके उल्टा अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो केव है, गुफा है, ऐसे है, ये केव है, यहां से रे आती है, तो यहाँ पे डाइवर्ज करेंगी। जब डाइवर्ज करेंगी तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। जब असली में मीट करती हैं, कॉन्वेक्स में मीट करती हैं, तो रियल और इन्वर्टेड होती हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस होगा। अगेन इसमें भी मिरर्स से सिमिलर केस है कि इन्फिनिटी से आती हैं तो फोकस पे मिलती हैं। उसी का आगे कोरोलरी है कि अगर फोकस से आ रही हैं, फोकस पे ऑब्जेक्ट है, तो इन्फिनिटी पे इमेज बनती है। और क्योंकि इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है तो वो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड, बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज बन रही है, क्योंकि बहुत दूर बन रही है, बड़े लेवल पे बन रही है। इन्फिनिटी से फोकस पे सारी इकट्ठी हो जाती हैं तो एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी। सूरज से किरणें आ रही हैं, सूरज जब आप देखोगे, आपने लेंस देखा होगा, मैग्नीफाइंग लेंस, वो जला देता है, ताकि क्योंकि सारी जो रेज हैं, ऐसे होता है मैग्नीफाइंग लेंस, सूरज की किरणें आती हैं, सबको वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर देता है, सब रेज को। तो यहाँ पे सारी एनर्जी, सारी लाइट इकट्ठी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे पेपर रखा होता है आपने तो वो जल जाता है, ठीक है। उसका उल्टा मैंने आपको बताया कि फोकस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सोर्स ऑफ लाइट है, तो उसकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे और बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी। फिर है, अगर आपने 2f1 पे रखी है, 2f1 मतलब कि अगेन जिस सर्कल से, जिस स्फीयर से हमने काटा था वहाँ, दैट इज 2f, ये है फोकस। तो जो पूरा स्फीयर था जहाँ से हमने वो लेंस काटा था, उसका जो सेंटर होता है दैट इज 2f, इसका डबल होता है फोकस का। तो अगर हमने 2f पे बियॉन्ड रखी, इन्फिनिटी और इस सेंटर पे रखी, इसके बीच में रखी है, पहले हमने इन्फिनिटी वाला केस देखा, इन्फिनिटी और 2f के बीच में कहीं भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है
तो कहाँ बनती है? बिटवीन F2 एंड 2F, तो इस एरिया के बीच में बनती है। मिरर वाला ही सेम केस है कि अगर इन्फिनिटी से 2F के बीच में है तो 2F और F के बीच में बनेगी इमेज। अगर 2F और F के बीच में ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उसकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी और 2F के बीच में। ये फ्लिप होती हैं, ठीक है। ये दोनों केस सिमिलर है, तो हमारे 4 केस ऐसे कवर हो गए। फिर दूसरा केस है कि अगर ऑब्जेक्ट धीरे धीरे हम पास लेके आ रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट अगर हम 2F पे ही रख दें तो 2F पे ही बनेगी, और ऑब्जेक्ट अगर हम फोकस से पास लेके जाएं, बिल्कुल ही कॉनकेव, अगर यहाँ पे हमारा लेंस पड़ा हुआ है, बिल्कुल ही हम फोकस से भी पास लेके जा रहे हैं, तो वो वर्चुअल, तो रेज डाइवर्ज कर जाती हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी और काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाइड होगी। क्लियर है? फिर कॉनकेव लेंस की बात कर लेते हैं। केव बना दी हमने पहले, उसको फ्लिप कर दिया, दिस इज कॉनकेव लेंस। यहाँ पे आपको इमेज जो है वो डाइवर्ज होती है और वर्चुअल बनेगी। इसके 2 ही केस हैं, दोनों में वर्चुअल एंड इरेक्ट, और 2 केस वही है, इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस पे बन रही है, और फोकस पे ऑब्जेक्ट है फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब इन्फिनिटी से अलावा किसी भी केस की अगर हम बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, कहीं भी इन्फिनिटी से को छोड़ के कहीं भी अगर हम रख रहे हैं तो वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यहाँ पे बनेगी इमेज, ठीक है। और अगेन दोनों केस वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगे, और दोनों में ही डिमिनिश्ड, क्योंकि डाइवर्ज कर रही हैं, तो डाइवर्ज को जब हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, डाइवर्ज करके जो पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो रियल जो डाइवर्जेंस हुई है उससे छोटी हो जाएगी ये। जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था, सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा डिमिनिश्ड इमेज बनती है। जब भी हम वर्चुअल बनाते हैं ना इमेज, तो वो एक्सटेंड होके डिमिनिश हो जाती है इस केस में। क्लियर है? अब आ गया इंटरेस्टिंग पार्ट, ये सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड, देखो क्वेश्चन हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड आएगा। ये हमने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी थी, शायद अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो इसमें से फंस सकता है कि इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बन रही है, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस क्या है, तो आप सॉल्व कर सको अगर आपकी टर्म्स ये क्लियर है। प्रिज्म की बात करते हैं। प्रिज्म क्या होता है? पिरामिड आपने देखे हैं, ठीक है, इजिप्ट में पिरामिड मिलते हैं, तो ये एक पिरामिड शेप का ही ग्लास होता है। ग्लास शेप जनरली जो ग्लास स्लैब होती है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, बॉक्स होता है एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इसमें क्या है, ये एक साइड तो इसकी रेक्टेंगल होती है, और ये 3D में बात कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ऐसे देखो, एक साइड से ट्रायंगल होता है, फिर ये ट्रायंगल पीछे एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, और पिछली साइड भी इसकी ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगुलर साइड्स हैं, और ये ट्यूब की तरह एक्सटेंड हो रही है। तो जब हम एक्सटेंड करेंगे किसी भी ट्रायंगल को, तो यहाँ पे रेक्टेंगल बन के आएगा, और दूसरी साइड मतलब 3 साइड रेक्टेंगल बन के आएंगी, और 2 साइड जो है उसकी ट्रायंगल बन के आती हैं। तो एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि जब रेस पड़ रही हैं, इसके पीछे से लाइट पड़ रही है रेक्टेंगुलर सरफेस पे, देखो ये ट्रायंगल है, इसकी 2 रेक्टेंगुलर सरफेस है, लाइट आ रही है यहाँ से, ठीक है। अब लाइट जब आती है तो ये बेसिकली ग्लास का ही बना हुआ है, ग्लास का ही कोफिशिएंट लगेगा यहाँ पे। तो जब लाइट एंटर करती है तो क्या फिनोमेना होगा, रिफ्रैक्शन होगा, थोड़ी सी डाइवर्ज करी। बट इस केस में क्या होता है ना कि जो ग्लास है वो लाइट को स्प्लिट करता है 7 कलर्स में, और इस फिनोमेना में जब भी कोई ट्रांसलूसेंट चीज़, कोई ग्लास जैसी चीज़, ट्रांसलूसेंट केसेस में ही ये फिनोमेना होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन। यहाँ पे हम ऐसी मीडियम की बात करते हैं जहाँ लाइट अंदर घुसती है और वो बेंड होती है। तो ये वाला केस जब होता है कि लाइट स्प्लिट कर दी किसी मीडियम ने, ग्लास ने लाइट को स्प्लिट कर दिया उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में जो कि 7 कलर्स हैं, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। जो रेनबो बनती है, ठीक है, जो रेनबो बनती है वो भी इसी का ये केस है कि जब बारिश पड़ने के बाद सनशाइन आती है तो जो वो लाइट
बूंदों पे पड़ रही है, बारिश की बूंदों पे जो लाइट पड़ी जो हवा में सस्पेंडेड है, तो लाइट जो है वो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। जब भी ये केस आता है इसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और ये स्प्लिट भी कैसे होती है, देखो स्प्लिट हमेशा इन्वर्टेड होती है। विबग्योर हमने पढ़ा है वर्ड, तो VIBGYOR, उल्टी स्प्लिट होती है। जब हमने यहाँ से लाइट आई तो जो रेड है वो सबसे ऊपर होती है और वायलेट सबसे नीचे होती है। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, देखो जो रेड है, रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है। जो नॉर्मल हमारी विजिबल लाइट की जो रेंज होती है दैट इज 400 to 700 नैनोमीटर होती है, एंड 400 टू बी प्रिसाइज इट्स एक्चुअली 380 नैनोमीटर। तो वो जो 380 नैनोमीटर है वो है वायलेट की, और जो 700 नैनोमीटर है वो है रेड की। रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जब वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो वो बेंडिंग कम होती है उसकी। जो ये ग्लास स्लैब रेड को कम बेंड करता है, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम बेंडिंग होती है, इसलिए रेड ऊपर आ रहा है और वायलेट जो है वो नीचे आ रहा है। वायलेट की वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी हाई है, वेवलेंथ कम है, तो इसका मतलब ये है कि उसको जो ये मीडियम है ज़्यादा बेंड करता है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन हम देख लेते हैं। रेनबो में मैंने बताया डिस्पर्जन होती है, रेनबो जो बनती है 7 कलर्स बनते हैं, वो एक्चुअली जो बूंदे हैं हवा में वो हर एक लाइट की जो रे आ रही है उसको 7 कलर्स में स्प्लिट करती है, और वो सारी बूंदें मिलके जब हमें दिखती है एक बड़े स्केल पे तो हमें एक पूरी रेनबो दिखती है। वो एक्चुअली यही डिस्पर्जन ऑफ लाइट का फिनोमेना हमें बड़े स्केल पे दिखता है। ठीक है, वायलेट कलर मैंने आपको बोला कि सबसे ज़्यादा डाइवर्ज करता है और रेड सबसे कम। और इसको आगे भी एक एप्लीकेशन देखेंगे, पहले हम ये पढ़ते हैं कि कलर्स के बारे में बात करते हैं कि कोई भी कलर जो है, गुलाब है हमें रेड क्यों दिखता है, या फिर जो प्लांट्स हैं वो हमें ग्रीन क्यों दिख रहे हैं। कोई भी चीज़ का जो ऑब्जेक्ट है, मेरी ये पर्पल आपको दिख रही है तो ये पर्पल ही क्यों दिखती है, तो इसका मतलब ये होता है कि लाइट में 7 कलर्स हैं। अब जब इस पे लाइट पड़ रही है तो बाकी के कलर तो ये एब्जॉर्ब कर रही है, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, वो ये अपने अंदर ले रही है। सिर्फ पर्पल कलर है जो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। ये स्वेटर पर्पल कलर रिफ्लेक्ट होता है, और जब रिफ्लेक्ट होता है तो जो कलर रिफ्लेक्ट होगा वही कलर फाइनली हमारी आंखों तक पहुंचता है और हमें वही कलर दिखता है। इसमें भी यही है कि रोज जो है रेड कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए हमें ये रेड दिखता है। इसी रोज को अगर हम ग्रीन लाइट में देखते हैं ना, तो जो ये ग्रीन लाइट है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब सिर्फ एक ही रंग की लाइट आ रही है जो एब्जॉर्ब हो जा रही है, तो हमें कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, इसलिए हमें वो काला दिखेगा। ठीक है, ब्लैकिश दिखेगा क्योंकि सारी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है कि देखो कुछ ना प्राइमरी कलर्स होते हैं। प्राइमरी कलर वो होते हैं जो किसी और कलर से नहीं बने हैं, वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से बाकी कलर आए हैं। दुनिया में जितने भी रंग हैं वो इन 3 कलर के कॉम्बिनेशन से ही आए हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो ये कलर सबसे पहले आए, इन्हीं के कॉम्बिनेशन मिक्स होके बाकी येलो, मेजेंटा, सियान या दुनिया में जितने भी कलर हैं वो इन 3 कलर के कॉम्बिनेशन में से बनते हैं। टीवी में भी 3 रंग ही ये यूज होते हैं, इसके कॉम्बिनेशन से जो टीवी में आप इमेजेस देखते हो अलग अलग रंग, कलर टीवी का कॉन्सेप्ट आया था, उसमें ये 3 रंग ही यूज होते हैं, और इसको कॉम्बिनेशन बना बना के सारी आपकी कलर्ड मूवी या कलर्ड पिक्चर्स बनती हैं। अब इसको याद रखने का कन्फ्यूजन क्या होता है, देखो रेड, ग्रीन, ब्लू है, कई बार क्या होता है हम येलो को मान लेते हैं प्राइमरी कलर। कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप देखो अल्फाबेटिकली याद करो, बी जो है सबसे पहले आ रहा है, पूरे रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो 4 कलर है, इन्हीं में कन्फ्यूजन होता है। तो जब कन्फ्यूजन हो तो आप इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो, और जब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे तो दिखेगा कि वाई सबसे एंड में आता है, तो एंड वाले को हमने उठाना नहीं है, पहले 3 को ही उठाना है, और पहले 3 जो हैं वही प्राइमरी कलर्स हैं, वही फंडामेंटल कलर्स हैं, और उसी के कॉम्बिनेशन से सारे कलर आते हैं। तो एक और चीज़ याद रखना, एडिटिव और सबट्रैक्टिव।
जो ये ऐड होके बन रहा है ये वाइट कलर है। अब देखो ग्रीन जो था, ग्रीन जब येलो से मिला तो वाइट बन गया। तो दीज आर एडिटिव कलर्स, एडिटिव एडिशन हो रही है। ग्रीन जब सायन से मिला या फिरोजी हम बोलते हैं तो वाइट बना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सबट्रैक्शन हो रही है। येलो जब रेड से मिला दोबारा तो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आप याद रखना कि वाइट जो बनता है एडिटिव में वाइट बन रहा है और सब्ट्रैक्टिव में वो माइनस होते हैं, ब्लैक बन रहे हैं। क्लियर है? फिर हम देखते हैं ह्यूमन आई। अब देखो हम ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, शुरुआत ही हमने ऑप्टिक मतलब आई से रिलेटेड, साइट से रिलेटेड, विजुअल से रिलेटेड, दृश्यम दृश्य से रिलेटेड। तो ह्यूमन आई के बिना ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है। ह्यूमन आई कैसे फंक्शन करती है? ह्यूमन आई जो है ये एक विजन, एक देखने का तरीका है। देखने की जो हमारी सेंसेस है हमारे अंदर, वो आई से हमें मिलती है। इसमें इमेज हमेशा रियल बन रही है। और इमेज जो बनती है, देखो ये आंख है, आंख की जो बॉल है हमारी वाइट कलर की, यहाँ पे हमारा जो ब्लैक पोर्शन हमें दिखता है वो आगे फ्रंट पे है, ये अंदर है, पीछे जो हमारी आंख के अंदर वाला पार्ट है ये है रेटिना। और रेटिना के ऊपर एक्चुअली में जो आईज हैं हमारे, उसके अंदर लाइट जाती है, उसके आईज के अंदर घुस के रेटिना के अंदर चली जाती है और यहाँ पे इमेज बन रही है आई बॉल के अंदर घुस के। ये बॉल है, ये हमारी आंख है, लाइट आई अंदर घुस गई और अंदर जाके पीछे एक रेटिना करके चीज है, एक सरफेस है, कर्व्ड सरफेस बॉल के अंदर, वहां पे इमेज बनती है। एंड इमेज इज ऑलवेज रियल। रियल मतलब एक्चुअली में लाइट मीट करती है उस सरफेस पे, तो रियल है। अब यहाँ पे जो रेटिना है ना, यहाँ पे कोन और रॉड करके दो टाइप के सेल्स होते हैं, कोन्स हैं और रॉड्स हैं, ऐसे करके ना सेल्स होते हैं। तो जो रॉड सेल्स है वो रिस्पॉन्सिबल है कि कितनी तीखी लाइट आ रही है, कितनी ज़्यादा इंटेंस है। अगर आंखें चंधिया रही हैं आपकी, तीखी है, ग्लेयर कहते हैं ना, एंटी ग्लेयर आप गॉगल्स पहनते हो या शेड्स पहनते हो कि सूरज की किरणें बहुत तीखी हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं उसको। इंटेंसिटी को नापने के लिए रॉड है। और कोन जो है वो कलर, सी फॉर कोन, सी फॉर कलर, और बाकी जो रॉड बचा उसको आप इंटेंसिटी से मैच कर देना। तो कोन इज फॉर आइडेंटिफाइंग कलर। कई लोग होते हैं कलर ब्लाइंड होते हैं, आपने देखा होगा, वो कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। या आपके उसमें केस में क्या होता है कि आपके जो कोन्स हैं जो हर एक कलर को आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ कोन्स मिसिंग होते हैं इस रेटिना में। वो कोन्स आपके जब है नहीं तो आप कलर ब्लाइंड हो जाते हैं, कुछ कलर आपको दिखते नहीं, आप कुछ कलर में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। ब्लू और रेड, मतलब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, आई एम जस्ट गिविंग यू एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल कि मान लो ब्लू नहीं कलर दिखता आपको, तो ब्लू कलर आइडेंटिफाई करने वाले जो आपकी रेटिना के अंदर कोन होना चाहिए था वो है नहीं। और ये जो है ना, ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई नहीं हो सकती, मतलब इसको हम सर्जरी से या किसी मेडिकल प्रोसीजर से हम ठीक नहीं कर सकते, ये रहती ही है। आपने देखा होगा कि जब आप यूपीएससी का फॉर्म भरते हो तो आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कंडीशन होती है कि यू शुड नॉट बी कलर ब्लाइंड। अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो आप आईपीएस में भर्ती आपकी नहीं हो सकती है। ठीक है, फिर होती है सिलरी मसल्स। अब देखो जो हमारी आंख है, ये लेंस है, जो काला पोर्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे मसल्स होती हैं जो इस लेंस को पकड़े बैठी हैं। ये जो गोल हमारे दिख रहा है, इसके पीछे 3D में देखो, ये पूरे लेंस है, ये हमारा ब्लैक जो हमारी आंख दिखती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ग्रीन आंख होती है, इसके साइड पे ना इसको पकड़े बैठी हैं सिलियरी मसल्स। ठीक है, और सिलियरी मसल्स का काम ये होता है कि ये फोकल लेंथ ऑफ द आई इसको चेंज करती हैं। बेसिकली ये इसको एडजस्ट ऐसे करती हैं, इसको पकड़े बैठी हैं, एडजस्ट ऐसे करती हैं कि जब लाइट जा रही है और अंदर जाके जिस पॉइंट पे वो मीट कर रही हैं, जिस फोकस पॉइंट पे वो मीट कर रही हैं, उसकी इस लेंस से जो डिस्टेंस है उसको एडजस्ट करती हैं। इसको एडजस्ट करते हुए, इसके साइज को एडजस्ट करते हुए वो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रही हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है सिलियरी मसल्स की, इसको कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई, कि वो अपने आप ही एडजस्ट कर लेती हैं फोकल लेंथ की इमेज कहाँ बननी है।
जब आपकी ये सिलरी मसल्स वीक हो जाती हैं, जब आप लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा काम करते हो या बहुत स्ट्रेन डालते हो तो ये मसल्स वीक हो जाती हैं। तो ये जो फोकल लेंथ है, इन्होंने फोकल लेंथ को ऐसे एडजस्ट करना होता है कि जो फोकस है, जहाँ पे सारी लाइंस सारी रेज मीट कर रही हैं, वो रेटिना पे मीट कर रहे हैं। जब रेटिना पे इमेज बनेगी तभी हमें दिखता है, क्योंकि जो कोन्स और रॉड्स हैं वो रेटिना पे ही पड़े हैं। जब हमारी ये मसल्स वीक हो जाती हैं तो रेटिना पे वो फोकस नहीं बना पाती। जो फोकल लेंथ है, जो फोकल लेंथ है जिसमें जो हमारा फोकल पॉइंट है, फोकस है, वो यहाँ पे मीट करना चाहिए, वो प्रॉपरली मीट नहीं होता है। तो वो कुछ केसेस में या तो आगे मीट हो रहा है या पीछे वर्चुअली मीट हो रहा है। इट अपीयर्स टू मीट, हम अज्यूम कर लेते हैं कि शायद यहाँ पे कहीं मीट हो रहा होगा। तो जब वो रेटिना पे मीट नहीं कर रही है, आगे पीछे मीट कर रही है, तो सिलरी मसल्स वीक होती हैं और तब हम चश्मा लगाते हैं। चश्मा जो होता है वो सिलरी मसल्स जो काम करती थी वो काम फिर चश्मे से हम करवाते हैं। अब उसमें दो केस देखो, मायोपिया, मायोपिया को हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब जब हम शॉर्ट बोल दिया और साइट बोल दिया तो इसका मतलब कि पास की जो नज़र है वो सही दिख रही है। जो नाम है, नाम जो चीज़ हमें सही दिख रही है उसके बेसिस पे होती है। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब हमें पास की चीज़ सही दिखती है, लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर की चीज़ हमें सही दिखती है, दैट इज़ हाइपरमेट्रोपिया। और ये है मायोपिया। मायोपिया इज एसएस, शॉर्ट साइटेडनेस, पास की चीज़ें सही दिखती हैं। इसका मतलब क्या है, दूर की चीज़ें सही नहीं दिखती हैं। तो इसको जब हम रेक्टिफाई करते हैं, मायोपिया में क्या होता है कि रेटिना से पहले ही रेज मीट कर जा रही हैं तो हमें दिख नहीं रहा है। हमें तब दिखेगा जब यहाँ पे मीट करेंगी रेटिना पे, तो हम कॉनकेव लेंस लगाते हैं। कॉनकेव लेंस क्या करता है, जो ये जो पहले ही मीट कर रही है इसको थोड़ा डाइवर्ज कर देता है, बाहर को खोल देता है। आपको पता है कि कॉनकेव लेंस में वर्चुअल इमेज बनती है, डाइवर्ज कर जाती है, राइट। तो डाइवर्ज, जब आपको रेस को डाइवर्ज करवाना है, बाहर को खुलवाना है, तो हम कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। ये जो होगा ये थोड़ा सा खोल देगा तो थोड़ी और दूर तक ये रेस ट्रैवल करेंगी और थोड़ी दूर तक जाके फिर मीट करती हैं। वहां पे कब कहाँ मीट करेंगी, रेटिना पे। तो इसकी जो पावर है, कितनी पावर का हम लें कि हमें इतना डिस्टेंस पे आगे जाके यहाँ मीट कर जाएं, वो आपके चश्मे का नंबर होता है। सिमिलरली अगर आप हाइपरमेट्रोपिया है, अगर आपको दूर की चीज़ सही दिखती है, जनरली ये बड़ों में होती है ये प्रॉब्लम, आपके मम्मी डैडी जनरली ये वाला चश्मा लगाते हैं, हाइपरमेट्रोपिया वाला, जहाँ उनको पास की चीज़ सही नहीं दिख रही है बट दूर की सही दिख रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि इमेज जो है ना वो मीट ही नहीं कर रही है, रेस मीट ही नहीं कर रही और ऐसी रेटिना पे फॉल कर गई। इसमें क्या होता है कि हमें उसको ऐसे बेंड करवाना है कि वो यहाँ पे मीट कर जाए। तो हमें ये जो फोकस है ये बाहर जो चला गया है ये अंदर लेके आना है यहाँ पे। इसलिए हम यूज कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, जो उसको रेस को कन्वर्ज करे, पहले ही उसको यहाँ पे ले आए, अंदर को ले आए। अंदर को लेके आएगा तो वो पहले ही मीट कर जाएंगी और तब हमें साफ दिखेगा। कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है हाइपरमेट्रोपिया में और कॉनकेव लेंस यूज होता है आपका मायोपिया में, ये आप याद रखना, ठीक है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम जो आंखों की होती है वो होती है कलर एस्टिग्मेटिज्म भी होती है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि मान लो बहुत सारी ना वर्टिकल ऐसे लाइंस हैं, जैसे ये है, ये एक सस्पेंशन ब्रिज है जहाँ पे बहुत सारी तारों से ना ये ब्रिज पानी के ऊपर, नदी के ऊपर सस्पेंड किया हुआ है। अब जब किसी इंसान को एस्टिग्मेटिज्म की दिक्कत है ना, तो वो जब इतनी सारी वर्टिकल लाइंस इकट्ठी देख लेगा ना ऐसे लाइनें, तो उसका चक्कर आ जाते हैं, उसको ये लाइंस दिखती नहीं है, धुंधली दिखती हैं, उसका हेडेक होना शुरू हो जाता है। ये जो लाइंस बहुत सारी होती हैं, जब ये ना हमें क्लियर दिखें तो इसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। इसमें ये लाइन सीधी है, वर्टिकल है, अगर ये लाइंस बहुत सारी ऐसे हैं तब भी चक्कर आ जाते हैं कई लोगों को कि बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई, तो वो चक्कर खा जाते हैं, उनको दिखता नहीं है, एस्टिग्मेटिज्म है ये प्रॉब्लम। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस की मैंने आपको बता दी है।
आपको कॉमेडियन पता होगा अभिषेक उपमन्यु, उसने एक जोक क्रैक किया था कि भाई उसको कलर ब्लाइंडनेस है, उसको कलर्स प्रॉपरली नहीं दिखते। इसमें अगर आपको 5 नंबर दिख रहा है देन यू आर नॉट कलर ब्लाइंड। आप में से जिन लोगों को 5 नंबर इस इमेज में नहीं दिख रहा है, आपको भी वही दिक्कत है जो अभिषेक उपमन्यु को है, यू आर कलर ब्लाइंड। इसमें जो 5 नंबर है वो फिरोजी रंग में है, ये है, और बाकी की जो इमेज है वो मोर और लेस रेडिश या पिंकिश कलर की है। तो फिरोजी रंग अगर आपकी आंख आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है देन यू आर कलर ब्लाइंड, यू आर नॉट सेंसिटिव टू द कलर फिरोजी, जो साइन कलर बोलते हैं। और कैटरैक्ट आपको पता ही होगा, कैटरैक्ट आपके बूढ़े बुजुर्गों में 60-70 साल की उम्र में ये प्रॉब्लम आती है कि आपकी जो आंख का जो ब्लैक हिस्सा है सेंटर वाला, उसके ऊपर एक झिल्ली आ जाती है ग्रे कलर की, वाइटिश कलर की, और वो जो झिल्ली मेम्ब्रेन आ जाता है उससे आपको दिखता ही नहीं है। ठीक है, आपकी लाइट कहाँ जाएगी जब आगे एक झिल्ली आ गई? तो ये सर्जिकली ठीक हो जाती है। कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट क्योरेबल, ये नहीं ठीक होती। अब रेटिना के अंदर कौन फिट करेगा, वो नहीं हो पाता। रेटिना की कोई भी दिक्कत दुनिया में आज तक कोई ऐसी सर्जरी नहीं बनी है जो रेटिना लेवल तक जाके आपकी आंख ठीक कर सके। कैटरैक्ट की सर्जरी हो जाती है, बस वो झिल्ली निकाल देते हैं, 2 मिनट का प्रोसीजर होता है, झिल्ली को फेंक देते हैं निकाल के, और आपका लेंस बिल्कुल क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है, आपको साफ दिखना शुरू हो जाता है। फिर है केलाइडोस्कोप। देखो ये जो टॉपिक बता रही हूँ ना, ये एप्लीकेशन बेस्ड है, और ये सारे टॉपिक बड़े फेवरेट होते हैं, यूपीएससी, पंजाब पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, सारे हिमाचल पीसीएस, तो पब्लिक सर्विस कमीशन के और यूपीएससी के सारे फेवरेट होते हैं। केलाइडोस्कोप क्या होता है? केलाइडोस्कोप में क्या प्रिंसिपल लग रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है? इसमें हो रहा है रिफ्लेक्शन, जहां पे अब देखो यहां पे क्या होता है ना, 3 मिरर्स हैं, मिरर्स को यूज किया गया है। मिरर्स मतलब हमेशा रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। सरफेस पे रेज फॉल कर रही हैं तो वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं, वापस मुड़ जा रही हैं। अगर पास कर रही हैं वो होता है लेंसेज में। केलाइडोस्कोप में 3 मिरर यूज होते हैं ऐसे। ये एक मिरर है, ऐसा ही रेक्टेंगल एक मिरर यहाँ पे फिट कर दिया, एक नीचे, तो 3 रेक्टेंगुलर मिरर को हमने ट्रायंगुलर शेप में फिट कर दिया है। और यहाँ से जब हम देखेंगे और अंदर हमने कुछ शिमरी कुछ स्पार्कल्स डाल दिए, चमकीली चीज़ें अंदर डाल दी हैं, तो जब चमकीली चीज़ें अंदर डाल दी हैं तो वो जब 3 मिरर अंदर लगे हुए हैं शीशे, उस पर जब रिफ्लेक्ट करेंगी तो हमें पैटर्न्स ऐसे दिखते हैं। ऐसे आपने देखा होगा जब आप किसी ऐसे मेले में जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे एक मिरर वाला होता है, गेम होती है, आप घुसते हो तो बहुत सारे मिरर लगे होते हैं, आपको अपनी शक्लें दिखती हैं बहुत सारी, राइट, 8-10 शक्लें, आपको अपनी शक्ल, और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि रास्ता कहाँ से जाना है। वो भी केलाइडोस्कोप का ही एक बड़े लेवल पे केस है कि यहाँ पे हमने 3 मिरर लगाए तो हमने अंदर जो चमकील डाली, चमकी डाली, वो ऐसे ऐसे पैटर्न्स उसके दिखे। आपने खुद अंदर अपने आप को अंदर डाल लिया, वो जो बड़े बड़े मिरर्स लगे थे मेले में लगे होते हैं, तो आपको अपनी 4-5 पैटर्न्स दिखते हैं। वही चीज़ है, केलाइडोस्कोप भी वही है, ये है। और इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है आप बोलोगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मत बोल देना, ये आप याद रखना। आपको ऑप्शन आएगी कि हाँ जी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या, TIR। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वहां पे ऐसा होता है कि जब ट्रांसपेरेंट चीजें मिरर की तरह बिहेव करती हैं, दैट इज एन एक्सेप्शनल केस इन ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट चीजें जहां होनी चाहिए थी रिफ्रैक्शन, लाइट अंदर जाती और थोड़ी सी बेंड होके अंदर से ही घुस जाती, वो रिफ्लेक्ट नहीं करती। उसी का ही एक केस था, हमने कहा था कि क्रिटिकल एंगल होता है, एक एंगल के बाद जब उस एंगल से ऊपर जब रे आती है तब दैट सरफेस एक्ट्स एज अ मिरर, तब वो वापस मुड़ जा रही है, अंदर नहीं जा रही। तो दैट इज एन एक्सेप्शनल केस ऑफ ट्रांसपेरेंट बॉडीज, ग्लास में, पानी में, हवा में, ठीक है। तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ ट्रांसपेरेंट थिंग्स। इसको आप मिरर वाले केस में मत इंप्लीमेंट कर देना। यहाँ सीधा सीधा बोला जा रहा है कि मिरर होता है, कैलेडोस्कोप की बात हो रही है, मिरर की बात हो रही है, तो मिरर में सिर्फ रिफ्लेक्शन बोल दोगे आप, रिफ्लेक्शन हो रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है।
फिर आता है पेरिस्कोप। अब यहाँ पे हम 3 मिरर यूज़ कर रहे हैं या उससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। पेरिस्कोप में 2 मिरर लगाते हैं। सबमरीन्स में ये काम आता है। सबमरीन में आप पानी के अंदर बैठे हुए हो, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है या पानी है, समुंदर के अंदर है, सबमरीन है, यहाँ पे हम अंदर बैठे हो, आपको देखना कि ऊपर क्या है। तो एक मिरर आपने प्लेन मिरर यहाँ पे लगा दिया, ये प्लेन मिरर्स की बात हो रही है, और एक प्लेन मिरर आपने यहाँ लगा दिया। यहाँ से लाइट आई, ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, 45 डिग्री पे आपने लगाया है, तो 45 डिग्री पे जब मिरर लगा रहा है तो ये 90 डिग्री बेंड होती है। एंगल आई भी 45 होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 डिग्री, दोनों मिलकर 90 डिग्री पे बेंड होगा। यहाँ पे फिर से 45 डिग्री पे रे के 45 डिग्री पे हमने एक मिरर लगा दिया, प्लेन मिरर, तो वो 90 डिग्री बेंड कर दिया। 2 मिरर लगाए, एक ने यहाँ बेंड कर दिया, एक ने यहाँ, तो वो जो रे यहाँ से आ रही थी वो घूम के हमारी आंखों तक पहुंच जाएगी और हमें दिख जाएगा। यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन ही हो रहा है, सिंपल मिरर है, प्लेन मिरर है और रिफ्लेक्शन ही हो रहा है। तो इसमें भी कोई बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई डिस्पर्शन ऑफ लाइट नहीं हो रही है, कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, सिंपल प्लेन मिरर्स पे रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट। ठीक है, तो आप वही लिख के आओगे, वही टिक करके आओगे। फिर है एक ऑप्टिकल फाइबर, आपने सुना होगा अभी जियो फाइबर आ गया है, एयरटेल फाइबर आ गया है, बहुत स्पीड 5G, बहुत स्पीड से इंटरनेट चलेगा। क्या है ये ऑप्टिकल फाइबर? आप मेरे को एक बात ये बताओ कि इंटरनेट की इन्वेंशन, इंटरनेट की इजाद हुआ यूएस में। अब यूएस से इंडिया तक वाईफाई तो नहीं चल रहा है, इंडिया में हम इंटरनेट कैसे यूज़ कर पा रहे हैं? वाईफाई की रेंज इतनी थोड़ी ना होगी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक आपका इंटरनेट का कनेक्शन आ रहा है। तो यूएस जैसे नॉर्थ अमेरिका वाला जो कंट्री था, वो कॉन्टिनेंट था, वहाँ से हम एशिया तक, इंडिया तक इंटरनेट कैसे लेके आ रहे हैं? तो ये है ऑप्टिकल फाइबर का चमत्कार। वहाँ से पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के नीचे बहुत लंबी लंबी तारें ऐसी बिछाई गई, इतने इतने किलोमीटर लंबी तारें बिछाई गई, और ये बहुत सालों तक ये प्रोजेक्ट चला। तब पूरे पूरे कॉन्टिनेंट्स पे ये तारों के थ्रू इंटरनेट चलता है। वहाँ पे जो इंटरनेट कुछ आप देख रहे हो, वहाँ से इंटरनेट जो पहुँच रहा है, ये तारें बहुत बहुत लंबी किलोमीटर तक तारें ओशियंस के, समुद्रों के नीचे बिछाई गई हैं। तब ये नॉर्थ अमेरिका से एशिया तक इंटरनेट हम पहुँच पा रहे हैं, और ये चमत्कार है ऑप्टिकल फाइबर का। क्या होती है ये ऑप्टिकल फाइबर? देखने में ये ऐसी होती है, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट सा मटीरियल है, ट्रांसलूसेंट सा मटीरियल है, प्रॉपरली ओपेक नहीं है, जैसे ग्लास होता है या पानी होता है जो पारदर्शी है, सेमी पारदर्शी है, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, वैसे ये एक मटेरियल है जैसे ग्लास होता है। और ग्लास का ही मटेरियल टाइप्स होता है ये। इसमें ग्लास की जगह कुछ और अगर आप फाइन चीज़ यूज़ करोगे तो पॉलीमर्स, प्लास्टिक को भी हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली एक तरह का फाइबर है जो ट्रांसपेरेंट सा है, ट्रांसलूसेंट सा है। अब ये फाइबर की रेडियस क्या बनाए या कैसा मटेरियल हो, इस चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो, मतलब कि ये लाइट को किस एंगल पे बेंड करे। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा ये लाइट को बेंड करेगा। तो इस चीज़ की, इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा होता है कि ये लाइट को ना हमेशा रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्रैक्शन नहीं होता, इसमें रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लाइट पड़ी तो वो बेंड होने की जगह उसने इसको मिरर समझ लिया और वो रिफ्लेक्ट होती है। फिर यहाँ पे फॉल करी, यहाँ पे भी वो इसको एक मिरर समझ लेती है, तो रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्रैक्ट नहीं करती। ऐसे ऐसे करके ये लाइट जो है इसका लॉस नहीं होता है, ये ऐसे ऐसे ट्रैवल करती जाती है। पूरी की पूरी लाइट जो हमने यहाँ से छोड़ी वो ट्रैवल करती जाती है। एंड लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो ये जो है हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी कैरी करती है। ऐसे ही हमारा इंटरनेट का सिग्नल दूसरे कंट्री से यहाँ तक पहुँचता है कि कोई लॉस नहीं हो रहा है। एज इट इज़ हमने लाइट की वेव भेजी और वो पूरी की पूरी ट्रैवल करती है। अगर हम सिंपल बिजली के तार लगाएंगे, कॉपर की वायर लगाएंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है, रेजिस्टेंस होती है एक मटेरियल की।
तो ये एक कॉन्सेप्ट निकाला गया कि बिजली की तार की जगह ये यूज़ करते हैं। इसमें एक तो रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, एज इट इज़। और अगर हमने मतलब मान लो 100 लाइट रेज भेजी तो वो 100 की 100 जा रही हैं। लॉस जो है हार्डली 10 लाइट की रेज मान लो कि लॉस कम है, पूरी की पूरी आती है इसलिए। और ये फास्ट भी है क्योंकि हम लाइट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और लाइट का यहाँ पे कोई लॉस नहीं हो रहा है, पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट होते होते एक ट्यूब की तरह काम करते करते ये आगे ट्रांसफ़र होता है सिग्नल इसका, ठीक है। अब एक हमने जब हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे, जब हमने देखा था कि लाइट 7 कलर्स में फट जा रही है और सबसे ऊपर जो रंग आता है वो रेड आता है, तब मैंने आपको कहा था कि रेड को वो जो प्रिज्म था वो इतना डेविएट नहीं कर पाता है, रेड सबसे कम डेविएट होता है। और नीचे जो था वो ब्लू आता है, विबग्योर सबसे नीचे वायलेट आता है, क्योंकि वायलेट सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है। और मैंने कहा था कि वो इसलिए क्योंकि जो रेड कलर है उसकी जो वेवलेंथ है दैट इज 700 नैनोमीटर है। उसकी वेवलेंथ उन सारे कलर्स में सबसे ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ था ये, कम वेवलेंथ मतलब ये, ज़्यादा वेवलेंथ मतलब ये। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी, जितनी ज़्यादा वेव होगी, उतनी ही वो कम डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। आप मान के भी चलो कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी आप उतना उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाओगे, वो अपनी मस्ती से चलती रहती है, ठीक है। जितनी छोटी होगी वो उतना ऑब्स्ट्रक्शन उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा चीज़ों से टकराएगी, ठीक है। ये है। तो जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी, अब जो ट्रैफिक लाइट में रेड कलर यूज़ करने का भी यही कारण है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबा ट्रैवल करती है, बिना इधर उधर चीज़ों से टकरा के इधर उधर खिंडरती नहीं है, फैलती नहीं है, स्कैटर नहीं करती। तो क्योंकि ये स्कैटर नहीं करती, ये हमें बहुत दूर तक दिखती है। देखो, रेड इज़ नॉट जस्ट अ सिंबल ऑफ डेंजर, रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, ये हवा में स्कैटर नहीं करती, बहुत वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, तो बहुत दूर तक जाती है। तो पीछे जो बंदा खड़ा है, जो रेड लाइट पे खड़ा हुआ है, सबसे दूर जो बंदा खड़ा है उसको भी ये लाल रंग क्लियरली दिखता है। इसकी जगह हम अगर ब्लू करेंगे यूज़ कलर, तो ब्लू एक डिस्टेंस के बाद किसी इंसान को शायद ना दिखे, इसीलिए हम ब्लू नहीं यूज़ करते हैं, इसलिए हम रेड यूज़ करते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बिकॉज इट ट्रैवल्स लॉन्ग डिस्टेंसेस। दूसरा रीज़न है, अब स्काई अपीयर्स ब्लू। अब जैसे मैंने आपको बोला था विबग्योर है, विबग्योर में रेड सबसे कम स्कैटर करता है और वायलेट सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है। हमने प्रिज्म में भी देखा था कि जब स्प्लिट हो रहा है तो वायलेट सबसे नीचे कलर आ रहा है, तो वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड हो रहा है। तो हवा में भी जब लाइट ट्रैवल कर रही है तो सबसे ज़्यादा बेंड हवा कौन से कलर को कर रही है? विबग्योर में वायलेट कलर को कर रही है। बट हम ये क्यों नहीं बोलते कि स्काई इज वायलेट? वाई डू वी कॉल स्काई इज ब्लू? ब्लू तो नीचे आ रहा है, ब्लू से ऊपर इंडिगो बैठा है, वायलेट बैठा है। वाई डू वी कॉल ब्लू कि स्काई इज ब्लू? उसका कारण ये है कि जो विबग्योर जो पैटर्न स्प्लिट होता है लाइट में उसमें ब्लू की कॉन्सेंट्रेशन, मात्रा, ब्लू की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है। वायलेट कलर लाइट में बहुत कम है, ब्लू कलर ज्यादा है, इसलिए डिफ्लेक्ट तो सबसे ज्यादा वायलेट हो रहा है, बट क्योंकि उसकी क्वांटिटी लाइट में कम है, ब्लू की क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए हमें ब्लू दिखता है, इसलिए हमें स्काई जो है ब्लू दिख रहा है। क्लियर है? फिर है क्लाउड अपीयर वाइट। अगेन वही है कि रिफ्लेक्ट, ये सारे कलर्स रिफ्लेक्ट कर देता है, पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है। क्लाउड के अंदर जो रेन ड्रॉप्स हैं, स्कैटरिंग के लिए क्या है, स्कैटरिंग तब होती है जब जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रही है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इतने छोटे, कितने छोटे कि वो वेवलेंथ के लेवल के, अब जैसे हम नैनोमीटर्स में बात कर रहे हैं, कुछ हंड्रेड्स ऑफ नैनोमीटर्स की बात कर रहे हैं। 380 नैनोमीटर्स रेड लाइट की वेवलेंथ है, 700 नैनोमीटर्स विबग्योर वायलेट की वेवलेंथ है, तो हम कुछ हंड्रेड्स ऑफ नैनोमीटर्स की बात कर रहे हैं। अगर पार्टिकल्स जो हवा में सस्पेंडेड हैं
उनका भी साइज इसी रेंज का है, कुछ 100 नैनोमीटर्स का, तब वो स्कैटरिंग शो करते हैं, तब डिस्पर्शन नहीं हो रही है, जब तब कोई और फिनोमेना नहीं होता, तब स्कैटरिंग होती है। तो स्कैटरिंग की एक प्री कंडीशन है कि जब पार्टिकल्स का साइज वेवलेंथ से मैच कर जाए तब वो उसको स्कैटर करते हैं। उस पर्टिकुलर लाइट की पूरी लाइट को स्कैटर नहीं करते, लाइट के अंदर जो अलग अलग वेवलेंथ में उसके कलर्स हैं उसको अलग अलग लेवल पे उसकी वेवलेंथ के हिसाब से स्कैटर करते हैं। जिसकी कम वेवलेंथ है उसको हम ज़्यादा स्कैटर कर रहे हैं ये पार्टिकल्स, जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ है उसको ये कम स्कैटर कर रहे हैं, राइट। इसमें इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो पार्टिकल साइज है, रेन ड्रॉप्स का साइज जो है वो बड़ा है, ठीक है, वो बिल्कुल छोटे टाइनी नहीं है, दे आर लिटिल बिगर। तो स्कैटरिंग नहीं होती है यहाँ पे, लाइट फटती नहीं है अपने कंपोनेंट्स कलर्स में, लाइट पूरी की पूरी एक साथ स्कैटर हो रही है, सारे कंपोनेंट्स इक्वली स्कैटर वर्ड नहीं यूज करना चाहिए यहाँ पे डाइवर्ट जो हो रही है लाइट पड़ रही है, तो वो पूरी की पूरी ही सारे सातों के सातों रंग इक्वली एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि लाइट वाइट कलर की है तो हमें क्लाउड्स भी वाइट दिख रहे हैं, पूरी की पूरी लाइट डिफ्लेक्ट कर रही है। फिर है स्पेस, हमें ब्लैक क्यों दिख रहा है? स्पेस हमें इसलिए ब्लैक दिख रहा है क्योंकि स्पेस में कोई पार्टिकल ही नहीं है, ठीक है, स्पेस में कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो लाइट किसी से टकरा के तो रिफ्लेक्ट करेगी, पार्टिकल नहीं तो लाइट चली जा रही है तो वापस मुड़ के हमारी आंखों तक नहीं पहुंच रही, इसलिए हमें स्पेस ब्लैक दिख रही है, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस ब्लैक दिखती है। फिर आता है कॉन्सेप्ट है इंटरफेरेंस। देखो शुरू में जब हम लाइट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना शुरू किया था ऑप्टिक्स में, तो मैंने कहा था कि आइंस्टाइन, फर्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था कि आइंस्टाइन ने कहा था कि लाइट का डुअल नेचर होता है, लाइट एक्ट्स एज अ पार्टिकल, जब वो एक कण की तरह एक्ट करती है तब हम उसको फोटोन बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं, जब वो एक तरंग की तरह, वेव की तरह एक्ट करती है तब हम उसको वेव बोलते हैं। अब वेव हमें कैसे पता चला था कि लाइट वेव है? तो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, तो देखा था कि लाइट इन एक्सपेरिमेंट्स में वेव की तरह बिहेव करती है, तरंग की तरह बिहेव करती है। उसमें से एक एक्सपेरिमेंट था इंटरफेरेंस का, तो हम आज इंटरफेरेंस पढ़ लेते हैं कि लाइट जब वेव की तरह बिहेव करती है, तो हमें ये पता चला था इंटरफेरेंस वाले एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इंटरफेरेंस में देखो क्या होता है, phenomena of redistribution of energy due to superposition of wave। कोई भी दो वेव्स हैं, एक ये वेव है, इसकी वेवलेंथ है मान लो 10 और एम्पलीट्यूड है मान लो 5। एक और वेव आई जिसकी, कलर चेंज कर लेते हैं, एक और वेव आई जो वेवलेंथ भी उसकी अलग है, मान लो वो 20 है उसकी वेवलेंथ, 20, और उसका एम्पलीट्यूड भी 5 से ज्यादा है, मान लो 7 है। तो अगर इन दोनों वेव्स को हम इकट्ठे कर देंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, और जो रिजल्टेंट एक नई वेव निकल के आती है। अब इन दोनों वेव्स को हम ऐड कैसे करते हैं, उसमें दो केसेस होते हैं कि या तो ये ऐड एक दूसरे का एम्पलीट्यूड ऐड होगा और एक नया बड़ी वेव बन के आएगी, या फिर ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगी और छोटी वेव बन के आएगी। तो या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है, अब देखो, अगर तो ये सेम फेज में है, अगर तो ये सेम फेज में है, फेज कहने का मतलब ये है, ठीक है, फेज कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है जहां ये नीचे जा रही है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ये सेम है, ठीक है, ये पॉइंट सेम है, तो ये सेम फेज में है। तो क्या होगा, और फेज में मतलब ये कि यहाँ ये क्रेस्ट बना रही है, ऊपर का हुआ है, तो यहाँ पे भी जो दूसरी वेव है जो सुपर इम्पोज होगी वो दोनों ऊपर जा रही है, यहाँ भी ऊपर जा रही है, यहाँ ये नीचे जा रही है, यहाँ भी ये नीचे जा रही है। इनका फेज सेम है, क्रेस्ट में क्रेस्ट बन रहा है और ट्रफ में इसका भी ट्रफ बन रहा है, तो ये ऐड हो जाएंगी,
ये जो है ये ऐड हो जाएंगी और बड़ा बन जाएगा। मैथ्स लगाओ सिंपल। अब ये जो है ये 0 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये मान लो 5 है, +5 है, तो ये भी +5 है। जहाँ ये नेगेटिव में जा रही है तो नेगेटिव नेगेटिव -5 -5 -10 हो जाएगा, तो ये नीचे की तरफ और बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका फेस सेम नहीं है, जहाँ ये ऊपर जा रही है वहाँ ये नीचे जा रही है। तो मान लो ये +5 इसका एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड -5 है। -5 को +5 में ऐड करोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये वेव खत्म ही हो जाएगी। छोटी वेव मान लो कि ये +5 है, ये -3 है, तो ये +2 का एम्पलीट्यूड बनेगा। सिंपल मैथ्स है कि भाई फेज हमारा अगर सेम है, क्रेस्ट का क्रेस्ट बन रहा है तो क्रेस्ट क्रेस्ट ऐड होगा, एक बड़ा क्रेस्ट बनेगा। यहाँ पे क्रेस्ट है, यहाँ पे ट्रफ है, नीचे को है, तो वो माइनस हो जाएगा और एक छोटा क्रेस्ट बनेगा या ट्रफ बनेगा, डिपेंडिंग ऑन कि क्रेस्ट की वैल्यू मैग्नीट्यूड बड़ा था कि ट्रफ का मैग्नीट्यूड बड़ा था। तो ऐसे होती है, ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ माइनस हो रही चीज़ें, यहाँ ऐड ऑन हो रही हैं। फिर हम देखते हैं एक फिनोमेना डिफ्रैक्शन। अब लाइट का जो वेव का कैरेक्टर था वो हमने इंटरफेरेंस में भी देखा, अब एक और फिनोमेना है डिफ्रैक्शन। यहाँ भी हमने देखा कि लाइट एक्ट एज अ वेव, और इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या देखेंगे, वेव देखो ऐसे है। अब इन्होंने देखा कि जब हमने यहाँ एक लाइट का सोर्स है और यहाँ पे हमने एक ऐसे शीट रख दी, कोई भी शीट ले लो, प्लास्टिक की शीट ले लो, डार्क कलर की ले लो, उसमें से हमने एक छोटा सा छेद कर दिया और यहाँ पे हमने रखी लाइट, बल्ब रख दिया, तो ये जो शीट थी ये इस छेद में से निकल के ऐसे ऐसे फैली। यहाँ पे हमने एक और शीट रखी तो हमने देखा कि जो बल्ब की रोशनी है वो यहाँ तक फैल रही है। अगर वो सीधी आई है तो सिर्फ इतने एरिया में रोशनी फैलनी चाहिए, रोशनी हमें यहाँ तक क्यों दिख रही है उस सरफेस पे। तो इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन। कहते हैं कि ये जो कोने थे ना, इस छेद में जो कोने थे उस कोने से ना लाइट मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, और वो फैल के इस पूरे एरिया पे अब हमें रोशनी दिख रही है, उसको कहा डिफ्रैक्शन। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ऑन कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल, जो ये बेंड होती है इसी को बोलते हैं, ऐसे मुड़ जाती है, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। अब इसमें मैं एक आपसे सवाल पूछती हूँ कि हमने लाइट को ऐसे लाइंस में क्यों दिखाया है। जब भी हम डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो हम लाइट को ऐसे क्यों दिखाते हैं, और फिर छेद आया तो वो ऐसे हो गई। लाइट तो वेव है, तो इसको आप ऐसे समझो। देखो बेसिकली ये देखो, मैंने जो हमारी टीन की छत होती है उसका एग्जाम्पल लिया है कि लाइट एक्चुअली में तो ऐसे ही ट्रैवल करती है, ऐसे ही ट्रैवल कर रही है। जो जहाँ पे ये मैक्सिमा आ रहा है, जहाँ पे ये ऊपर वाला पार्ट आ रहा है वो हाई इंटेंसिटी है, उसको हमने एक लाइन से ऊपर से जब देख रहे हैं, टॉप व्यू देख रहे हैं, तो उसको हम एक लाइन से रिप्रेजेंट किया है ये। और जो नीचे जा रही है, जब ये ऐसे ट्रफ बना रही है, उसको हमने डार्क से रिप्रेजेंट किया है, वहां हमने खाली छोड़ दिया है। तो ये जो लाइंस हैं ये बेसिकली क्रेस्ट्स हैं, ये वाले पार्ट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड आ रहा है, जहाँ पे मैक्सिमम ऐसे ये वाला पार्ट है, मैक्सिमम वाला पार्ट है क्रेस्ट। तो इसको जब हम ऊपर से देख रहे हैं और इन मैक्सिमम वाला पार्ट है इसको हम लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम ये बना देते हैं ऐसे कि भाई ये एक्चुअली में लाइन ऐसे है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोलराइजेशन। अब वो मैं थोड़ा सिंपलिस्टिक वे, एक्चुअली में लाइट और भी कॉम्प्लिकेटेड है। लाइट जो है ना एक्चुअली में ऐसे भी ट्रैवल नहीं करती है, क्योंकि अगर ऐसे ट्रैवल करती होती तो ये तो 2D हो गया। अगर मैं इस लाइट को इस बोर्ड पे बना पा रही हूँ और ये बोर्ड 2D है, 2 डायमेंशनल है, सिर्फ x एक्सिस है
और वाई एक्सिस है, एक प्लेन है। एक्चुअली में जो लाइट है ना वो 3D में ट्रैवल करती है, उसको हम एक प्लेन में ड्रॉ नहीं कर सकते। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, एक है जेड एक्सिस, ये वाली। तो लाइट क्या करती है, ऐसे ट्रैवल करी, फिर बाहर को उसने एक बनाया ऐसे ही कर्व, फिर अंदर को बनाया। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अलग अलग एंगल्स पे वो ट्रैवल कर रही है, 3D में ट्रैवल करती है, 2D में नहीं कर रही। उसको हम एक प्लेन में नहीं दिखा सकते, इसलिए कभी ये सीधी ट्रैवल करी, नीचे आई, फिर एक एंगल पे अंदर को ट्रैवल कर गई, फिर बाहर को कर गई। तो दिस इज हाउ लाइट की एक जो रे है वो ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रही है। ठीक है, अब होता क्या है, लाइट हर एंगल में ट्रैवल, दिस इज द प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ऐसे ट्रैवल इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, बट वो ऐसे भी बना रही है, नीचे भी बना रही है, बाहर को बना रही है, इस साइड भी बना रही है। इससे क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी, ग्लेयर बहुत ज़्यादा है। आप जो पोलराइज स्पेक्स पहनते हो, पोलराइज शेड्स पहनते हो, कहते हैं ये पोलराइज्ड हैं, इसमें धूप में आप निकलते हो तो आपको कम शेड्स लगाते हो तो धूप की ग्लेयर, धूप की चमक आपको कम दिखती है। वो जो पोलराइड होता है, जो उसके ऊपर एक फिल्म लगी होती है, एक लेयर लगी होती है चश्मे पे, वो क्या करती है, ये जो लाइट हर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, इसको वो, ये पोलराइजर है, इसको वो छांट देती है, और लाइट अब सिर्फ 2D में ट्रैवल कर रही है, एक प्लेन में ट्रैवल कर रही है। बाकी जो प्लेन्स थे उसमें जो लाइट ट्रैवल कर ली थी वो फिल्टर आउट हो जाती है, सिर्फ एक ही प्लेन बचता है। तो दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। जब हमने ये शेड्स पहने, चश्मा पहना, तो ये एक ही वर्टिकली पोलराइज लाइट, सिर्फ वर्टिकल प्लेन बचता है जहाँ पे लाइट ट्रैवल कर रही है, 2D में ट्रैवल कर रही है, एक प्लेन में ट्रैवल कर रही है, 3D में नहीं कर रही। तो दिस इज पोलराइज्ड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन, दैट इज रिस्ट्रिक्टिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑफ लाइट टू सिंगल डायरेक्शन, एक ही प्लेन में उसको रिस्ट्रिक्ट करती है। ठीक है, यहाँ हमारी ऑप्टिक्स पूरी की पूरी खत्म होती है। कल हम लेंगे जो रेस्ट 2 बचे हुए, एक मॉडर्न फिजिक्स बचा हुआ है और एक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो चैप्टर है। बहुत लंबा चैप्टर था, 2 लेक्चर्स लग गए ऑप्टिक्स कवर करने में, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रिवाइज कर लेना। अब हमारे ये 2 टॉपिक बचते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से बहुत सवाल आते हैं प्रीलिम्स में। और फिर मॉडर्न फिजिक्स बचेगा, तो ये हम कल लेंगे, और होपफुली कल या परसों हम केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से कोई एक हम शुरू कर देंगे। फिजिक्स हमारी ऑलमोस्ट एंड पे आ चुकी है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। होपफुली यू अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट ऑप्टिक्स और कोई डाउट नहीं बचा है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू। कल मिलते हैं, जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।